हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आविद खान आईटी वर्ल्ड कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज आपको 17 अक्टूबर 2021 शिफ्ट 2 की एनालिसिस कराएंगे, जिसमें आपको मैथ्स एंड रीजनिंग की एनालिसिस रहेगी, क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा और उसके अलावा जो पैराग्राफ रहेगा आपका हिंदी का वो भी दिखाया जाएगा और इसके अलावा जो जीएस के क्वेश्चन है वो भी दिखाए जाएंगे। कंप्यूटर के 52 क्वेश्चन की वीडियो अलग से डाली गई है, उसकी वीडियो अलग होती है क्योंकि इन दोनों को जब मिला देते हैं तो टाइम बड़ी वीडियो बन जाती है, इसलिए हम दोनों पार्टों को अलग कर देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, शुरू में कंप्यूटर के क्वेश्चन दिए रहते हैं 52 क्वेश्चन और उसके बाद 23 क्वेश्चन में 5 नंबर का हिंदी का पैराग्राफ, 6 क्वेश्चन मैथ के और 6 क्वेश्चन रीजनिंग के और 6 क्वेश्चन जीएस के रहते हैं। तो हम सीधा 52 क्वेश्चन से आगे चलते हैं, जिसमें आपको हम बताते हैं कि जो पैराग्राफ आता है हिंदी का, जो अपठित गद्यांश आता है वो कैसा होता है और उसी में से आपको आंसर देने होते हैं। ये देखिए, ये हमारे सामने लिखा है 53 से 57 तक क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन कंप्यूटर के हो गए। ये पैराग्राफ दिया हुआ है, दोनों ही लैंग्वेज में आता है। ये यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज लिखा हुआ है और यहाँ पे ये हिंदी लैंग्वेज लिखा हुआ है। राजा और उसके 3 बेटे, ये उसका टॉपिक हो गया। एक समय की बात है, भारत में एक राजा था जो तीनों बेटों को छोड़कर दुनिया से चला गया। उनमें से सबसे बड़ा अपने पिता के बाद राजा बन गया होता, लेकिन राजा की सेना का कप्तान सत्ता के लिए भूखा था। कौन था? कप्तान। उसने 3 बेटों को दूर भेज दिया और उसने खुद का राज्य पर कब्जा कर लिया, यानी तीनों बेटों को दूर भगा दिया और राज्य पर कब्जा कर लिया। तीनों बेटों को नहीं पता था कि क्या करना है। उन्होंने एक लंबा सफर तय किया। अंत में वे एक सराय पहुंचे। उन्होंने अपना भोजन लेने के बाद उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि वे अपने पिता के राज्य को वापस कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देवा उनमें से सबसे बड़े थे। उसने अपने भाइयों से पूछा, दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज क्या है? दूसरे पुत्र संकला ने जवाब दिया, दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज शक्ति है। कप्तान के पास शक्ति थी, इसलिए वह हमें राज्य से बाहर निकालने में सक्षम था। देवा ने 1 मिनट के लिए सोचा और फिर कहा, नहीं, यह शक्ति नहीं थी जिसने कप्तान को राज्य से बाहर निकालने में मदद की। सैनिकों को भुगतान करने के लिए उनके पास पैसा था, तो पैसा दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज है। दोनों भाइयों ने लंबे समय से तर्क दिया। आनंद, सबसे छोटे भाई, ने कुछ भी नहीं कहा। वह शांत और विचारशील था। उन्होंने अंततः कहा कि मन की शांति दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज है। उनके भाइयों ने उन्हें बेवकूफ माना। बिस्तर पर जाने से पहले 2 बड़े भाइयों ने फैसला किया कि अगली सुबह वे दुनिया की बेहतरीन चीजों की तलाश में बाहर निकल जाएंगे। देवा ने पैसे की तलाश में चीन जाने का फैसला किया। संकला ने शक्तिशाली सेना को एकत्रित करने के लिए फारस जाने का फैसला किया और आनंद वापस रुके थे। ये पूरी कहानी हुई। अब इसी में से आपको क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर देना है। जैसे ये कहा, कप्तान किस प्रकार का आदमी था? कप्तान क्या था? सत्ता का लोभी था। सत्ता के लोभी के चक्कर में उसने तीनों उनके भाइयों को बाहर भगा दिया था राजा के मरने के बाद। पैसे का लोभी, अधिकारिता नेता, प्रभावी शासक नहीं, सत्ता का लोभी था। उसको सत्ता चाहिए थी, उसको राजा बनना था, तो उसने क्या किया, उसके तीनों बेटों को वहां से बाहर भगा दिया। किसी ने राज्य पर कब्जा कर लिया था? 2 बड़े भाई ने नहीं। राजा का सबसे बड़ा बेटा फारसी सैनिक किसी ने नहीं किया था। किसने किया था? राजा के कप्तान ने, क्योंकि तीनों बेटों को भगाने के बाद किसने किया था? कप्तान ने कब्जा किया। जैसा कि इसमें लिखा हुआ, सब यहीं से देखना है। राजा की सेना का कप्तान सत्ता के लिए भूखा था, ठीक है। कब्जा किया किसने? उसने किया, कप्तान ने। आगे देखोगे, आनंद दुनिया में सबसे अच्छी चीज क्या मानता था? आनंद, देखो, मानसिक शांति। आनंद उसका कौन था? आनंद उसका बेटा था। देखो, आनंद सबसे छोटे भाई ने कुछ भी नहीं कहा, शांति और विचारशीलता। उन्होंने अंततः मन की शांति दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज है। तो आनंद ने क्या माना था? मन की शांति को दुनिया की बेहतरीन चीज माना था, ठीक है। अगला देखोगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? कप्तान ने राज्य पर कब्जा कर लिया, ये तो सत्य है। 3 बेटे दूर चले गए, ये भी सत्य है। आनंद कहीं नहीं गए थे। आनंद क्या थे? वही सोते रह गए थे। वो एक चीन चला गया, एक पैसे के लिए एक सैनिक इकट्ठे करने के लिए। आनंद वही था। कप्तान ने राजा के पुत्रों को बंदी बना लिया था, है ना। ये वाला सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? कप्तान ने राजा के पुत्रों को, सत्य नहीं है।
सत्य नहीं कौन सा हो जाएगा, राजा के पुत्रों को बंदी बना लिया था। तो राजा के पुत्रों को बंदी कहां बनाया था, वो तो एक कहीं चला गया, एक कहीं चला गया, एक कहीं चला गया, तीनों अपनी खोज में निकल चुके। तो ये सत्य नहीं है पूछा है इसमें, ठीक है। तीनों बेटों ने एक लंबा रास्ता तय किया क्योंकि उन्हें नए स्थानों पर जाना पसंद था। उन्हें राज्य से बाहर कर दिया गया था, वह एक खजाने की तलाश में थे, वह शांति की तलाश में थे। उन्हें राज्य से बाहर कर दिया गया था, तभी तो वो घर से बाहर गए थे, नहीं तो क्यों जाते, वो तो अपने राज्य पे राज करते। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। इस तरीके से आपको मन से आंसर नहीं देना है, पूरा जो भी गद्यांश दिया होता है उसी से देना है। इसको एक बार पढ़ लो, फिर दोबारा जब पढ़ो तो दोबारा से थोड़ा थोड़ा सा देखते रहो आगे पीछे करके, तो बेटर आंसर दे सकते हो। टाइम जरूर लगेगा, अगर शुरुआत में पढ़ोगे और घर से प्रैक्टिस करके जाओगे तो आसानी से आप आंसर दे सकते हो। इसके आंसर ज्यादातर 5 में से 5 सही निकल ही जाते हैं, ध्यान से पढ़ोगे तो, ठीक है। यहां से आगे आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी मैथ्स का जो पार्ट होता है वो यहां से आगे आता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आपने देखा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में केवल एक संख्या गलत है, वह गलत संख्या कौन सी है। 32, 34, 37, 46। अब यहां से बढ़ रहे हैं, देखो यहां कितने का अंतर है, 2 का, यहां 3 का, यहां देखोगे आप 9 का, यहां 16, यहां 25, यहां 36। अब आप देख रहे हो 36, 25, 16, 9, तो यहाँ 9, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो यहाँ 3 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ 1 का स्क्वायर। तो सब 32 में से क्या आने चाहिए, 32 प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी 33 आना चाहिए। फिर 33 में 4 जोड़ता 2 का स्क्वायर तो क्या हो जाता, 37 हो जाता। तो यानी 3200 सही है, क्या 34 गलत है, क्योंकि 34 की जगह क्या आना चाहिए था, 33 आना चाहिए। तो फिर क्या हो जाता है 32 में 1 जोड़ोगे 33 में 2 का स्क्वायर जोड़ोगे तो 37, 4 यहां से 1 बढ़ेगा, फिर 4 बढ़ेगा, फिर उसके बाद बढ़ता जाएगा 9, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या 34 गलत था, क्योंकि 1 का स्क्वायर करके क्या आना चाहिए था, 33 आना चाहिए। तो यहां पे क्या आ गया था, 34। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखो यहां पे क्या दिया है, हमें ये निकालना है 0.4 की पावर क्या बनेगी। तो कोई 256 है, 0.4 है, तो हमें क्या है, सबको किस में कन्वर्ट करना है, 0.4 की पावर में कन्वर्ट करना है। तो हमने देखा ये 64 है, तो क्या 4 का क्यूब होता है, तो 0.4 का क्यूब, देखो 0.4 इंटू 0.4 अगर 3 बार करोगे तो एक तो 64 आ जाएगा, 3 अंक के बाद पॉइंट लगाओगे तो ये लग जाएगा। तो ये पहला जो स्टेप है वो क्या हो जाएगा, 0.4 की पावर 3, 0.4 की पावर 7 बराबर 0.4 की पावर x, ये तो निकालना है, इंटू। अब देखो ये आप जो देख रहे हो ये क्या है, आप देखोगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 16 का स्क्वायर है ये। तो 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 और 4 अंक के बाद पॉइंट लगाए तो ये क्या है, 0.0256, यानी 0.4 की पावर कितना है ये, 4, ठीक है। 16 का स्क्वायर है 256, 0.4 की पावर 4। अब आप देख रहे हो अगर तुलना करोगे, इधर 0.4 की पावर कितनी हो गई, 10, और इधर 7 और 3 10 हो गई, और इधर आप देखोगे तो देखो 4 तो ये थी ही और स्क्वायर पहले से ही लगा था, तो ये तो कितनी हो जाएगी, 0.4 की पावर x इंटू 0.4 की पावर 8। अब हमें इधर 10 है इधर 8 है, तो x की जगह क्या वैल्यू माननी पड़ेगी कि बराबर का चिन्ह लग जाए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x का आंसर कितना हो जाएगा, 2। तो 2 होगी तो ये 2, 8 और 2 10 और 10 इधर, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन बराबर हो जाएगी। नहीं तो इसको नीचे ले जाओगे तो इसको 8 से भाई ये कट गई पावर, तो कितनी बची, 2। तो अब तुलना कर लो, 0.4 की पावर 2 बराबर 0.4 की पावर x। जब बेस समान है तो घात बराबर होती है, तो x बराबर 2। इस तरीके से अपन इसका आंसर लिख देते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखो ये दिया है 6007%, 8431 का 57% निकालना है और सिंपल आपको जोड़ना है। तो देखो 6000
हम लिखेंगे इस तरीके से 6783 का 23% यानी 23/100, फिर लिखेंगे प्लस 8431 का 57/100। आपने देखा, देखो 100 तो कट नहीं रही, तो क्या करेगी, 100 को भाग दोगे आप तो 67.83 होगा। फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 23 से गुणा करना पड़ेगा। यह ऑप्शन आपको 360, 320, 420 थोड़े से अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आप लगभग में भी निकाल सकते हो 23 का 67 से गुणा करके। ठीक है, एक बार और करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, केवल 23 से 67 से गुणा कर लो, 57 का 84 से कर लो, इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन मैं पूरा गुणा करके आपको बता देता हूं, फिर 100 का भाग दे लेंगे। तो ये लिखा है 6783 इंटू 23। सिंपल गुणा करके निकाल सकते हो सीपीसीटी के पेपर में, तो क्योंकि आपके पास टाइम भी रहता है। 3 तरह के 9, 3 अट्टे 24 की 4 हासिल की 2, 3 सत्ते 21 और 2 23 की 3 हासिल की 2, 3 छक्के 18 2 20। अब गुणा लगाओ, 2 से 2 3 6, 2 अट्टे 16 6 हासिल की 1, 2 सत्ते 14 1 15 5 हासिल की 1, 2 छक्के 12 1 13। 900651। अब 100 का भाग दोगे आप तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 1560.09। अब इसको फिर प्लस करोगे इस वाले को, तो इसका भी गुणा करना पड़ेगा हमें, तो इसको कर लेते हैं 8 4 3 1 इंटू 5 7। 7 1 7, 7 21 की 1 हासिल की 2, 7 4 28 2 30 की 0 हासिल की 3, 7 8 56 और 3 59 इंटू 5 1 5, 5 3 15 की 5 हासिल की 1, 5 20 और 1 21 की 1 हासिल की 2, 5 अट्टे 40 और 2 42। 7 1 7, 7 21 की 1 हासिल की 2, 7 4 28 2 30 की 0 हासिल की 3, 7 8 56 और 3 59। अब क्या है, 5 का गुणा करोगे तो 5 1 5, 5 3 15, 5 20 21, 5 अट्टे 40 और 2 42। अब इसको क्या करेंगे, अपन जोड़ देते हैं। तो 7 5 1 6, 5 9 1 10 की 0 हासिल की 1, 5 2 7 1 8 और 4। अब 2 अंक के बाद, क्योंकि 100 का भाग दोगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिए, तो यहाँ लग जाए। अब क्या है, इनको जोड़ना है, तो यहाँ से लिख दो 1560.09 और ये हो जाएगा 4805.67। अभी आपने एग्जैक्ट निकाल दिया। 9 7 16 की 6 हासिल की 1, 6 1 7 पॉइंट 5 6 8 5 13 3 हासिल की 1, 4 1 5 और 1 हासिल की 65। तो 6365.76 आपका आंसर आया। तो देखो 6365 तो है ही नहीं, तो क्या है, 6360 है, यानी अप्रोक्सीमेट ही आंसर दिया है। अगर आप इसको ऐसे भी कर देते, जैसे समझो, जैसे 6783 का 23% निकालना था, तो 100 का भाग अगर दे देते तो पॉइंट यहां लग जाता, तो 67 इंटू 23 कर लेते और इधर क्या कर लेते, 57 इंटू 84 कर लेते। ठीक है, तो 0.3 का और करना पड़ता, तो 0.3 यानी 3 और ले ले, 5 3 15 इसमें और जोड़ देते इसका हिस्सा, और इसका हिस्सा कितना हो जाता, 83 और 23 का 8वां हिस्सा यानी 16 के लगभग और हो जाता। तो 16 15 31 30 और जोड़ देते इसमें, तो लगभग इसका जो आंसर आता है, इनका जो दोनों का गुणा, इसका और इसका आता, तो इसका जो लगभग जो गुणा आता आपका ये आता 6330 के लगभग आता। और इसमें 15 30 इसको जोड़ देते तो लगभग 360 के लगभग पहुंच जाता। क्योंकि जो 23 से आप जो 67 से गुणा कर रहे हो, लेकिन 83 से नहीं कर रहे, क्योंकि एक होता तो 23 आ जाता, तो 83 से नहीं कर रहे तो 18 के लगभग जाएगा। और यहाँ पे आप 57 से 31 से नहीं गुणा कर रहे, अगर 1 से करते, 0.31 से करना था, 1 से करते तो 57 आता, तो कम से कम तीसरा हिस्सा तो आएगा, तो 5 से 15 16 के लगभग आएगा, तो 16 18 ये कम से कम ये 40 के लगभग ये हुआ, तो ये 20 के लगभग आ जाएगा लगभग में, तो फिर उसमें जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप 20 लगा दोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा आंसर आपका, है ना। इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेट में भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित व्यंजक में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 2116, सबसे पहले 2116 का वर्गमूल भाग विधि से या तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, नहीं तो 2116 का 4 चौके 16 5 516 4 ही जोड़ दो, 8 हो गया, 8 के बगल 6 रखोगे, 6 से गुणा करोगे, 8 छंके 48 तो 46 आ जाएगा, 6 से चकनक 36,
6 48 और 3 51, तो 46 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 46 का 55/100, 55%। भाग को जब हम इनटू में चेंज करते हैं तो पलट के लिख देते हैं 0.01, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 2 0 बढ़ जाएंगी, बराबर x इंटू 20। ठीक है, x का मान लगा, यहाँ पॉइंट हटाया 0 बढ़ गया, अब यहाँ केवल 1 बचा, कोई मतलब नहीं है, 100 से 100 कट जाएगा। इधर 20 है, 20 इधर आ जाएगा नीचे, तो हम ऐसे लिख देते हैं x बराबर 46 इंटू 55/20। ठीक है, इसको काट दें 5 से, 5 चौके 20, 5 से 11, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 23, तो आप गुणा करोगे तो 23 ढाई 230, और x बराबर क्या हो जाएगा 230 और 23 और तो 253/2, 2 का भाग दे दो तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, तो क्या हो जाएगा 126.5। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। देखो ये इतना पास दिया 126.5, 126.6, तो अप्रोक्सीमेट लगा नहीं सकते, एग्जैक्ट निकालना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो कितना हो जाएगा 2116, किसका वर्गमूल है 6 का। वर्गमूल हम एक ही स्टेप में भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब मैं आपको बता देता हूं इसमें कैसे निकालते हैं। जैसे 2116 है, कोई संख्या है, एग्जैक्ट वर्गमूल तो है ही, तो या तो उस जिस संख्या होगा जिसका वर्गमूल होगा, या तो 4 का स्क्वायर करने पर 6 आता है इकाई का अंक, 4 का स्क्वायर 16 में 6 आएगा, या 6 का स्क्वायर 36 करने पर 6 आएगा। ये 2 ऑप्शन है, तो या तो इकाई का अंक उस संख्या का 4 होगा या फिर 6 होगा। अब इन दोनों को छोड़ देते हैं हम, अब इसको देखते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 5 का स्क्वायर तो बड़ा है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 कम नंबर वाला लिख दिया। अब देखो 4 का स्क्वायर जो 16 है और 21 और 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ का जो डिफरेंट है वो 5 है और यहाँ का डिफरेंट है वो 4 है। तो हम ये देखते हैं कि जिसके पास में है, तो यहां अंतर किसके पास कम है, 25 वाला। 25 यानी बड़ी संख्या, बड़ी संख्या के पास में है तो बड़ा वाला नंबर लिखेंगे 6, अगर छोटी संख्या के पास में होता तो छोटा वाला। तो आंसर वर्गमूल कितना आएगा 46। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो जल्दी से, नहीं तो इस भाग विधि से आप तो निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 23 इंटू 15 माइनस 60 इंटू एक्स, ऐसे लिख लो इसको। 23 इंटू 15 माइनस 60 प्लस एक्स इंटू 131 बराबर 292। अब देखो 23 का 15, 23 जाए 230 और 23 पंजे 115, 230 या इसका गुणा कर दूं, 15 थी 45 की 5 हासिल की 4, 15 30 और 4 34, 15 थी 45 की 5 हासिल की 4, 15 30 और 35 माइनस 60 प्लस एक्स बटे 31 बराबर 292। देखो 345 में से 60 जाएगा तो कितना बच जाएगा, एक सेकेंड इसको इधर लिख देते हैं। देखो 345 में 60 गया, देखो 45 गया 15 और जाएगा तो कितना बचेगा 285, 60 जाएगा तो 285, तो यहां लिख दूं 285 प्लस एक्स बटे 31 बराबर 292। इसको इधर ले जाओगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहां लिखना पड़ेगा, इधर देखो 285 का, तो x बटे 31 बराबर 292 माइनस 285। ठीक है, तो आप यहां से घटाओगे तो 7 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 31 इंटू 7, तो x बराबर क्या होगा 217। 7 एक 7, 7 दिया 21। एक एक स्टेप से मैंने गुणा करके बता दिया, नहीं तो क्वेश्चन तो आप यही खत्म कर सकते। इतना इसमें से कितना गया 60, 245, 285, 285 को इधर जाओ तो 7, 31 इंटू 7 केवल बराबर 217। ये थोड़ा डिटेल में इसलिए लिखता हूं जिससे हर बच्चे की समझ में आ जाए। कैलकुलेशन है उसमें कुछ नहीं है, जिसकी जितनी स्पीड की कैलकुलेशन होती है वो उस तरीके से कर सकता है, और भी तरीके से आप कैलकुलेशन को जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, या आप सीधा x बटे 31 लग दो, सबको इधर ले आओ, गुणा करके इधर ले आओ, सीधा घटा दोगे तब भी 7 ही बचेगा, जैसे आपको मर्जी हो। यहां मैंने एक एक स्टेप से समझा देता हूं जिससे जो बच्चा शुरू में देख रहा है, जिसकी कैलकुलेशन कमजोर है, उसकी भी समझ में आए।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक दल में 240 सदस्य हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। इनमें से 2/3 पुरुष है, 15% पुरुष स्नातक है, शेष गैर स्नातक है। 3/4 महिलाएं स्नातक है, शेष महिलाएं गैर स्नातक है। सभी पुरुषों की कुल संख्या और गैर स्नातक महिलाओं की संख्या। तो सभी पुरुषों की संख्या की जरूरत है हमें और गैर स्नातक महिलाओं की संख्या की जरूरत है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जरूरत क्या है हमें। तो पुरुषों की कुल संख्या की जरूरत है, तो इसने कहा 240 सदस्य है, इनमें 2/3 पुरुष है। तो देखो जो मेल होंगे टोटल कितना है 240, तो जो मेल है तो जो पुरुष है वो मेल 240 का कितना है 2/3। 3 से काट दोगे 3 8 24, 80 8 दूनी 16, तो 160 पुरुष हो गए। अब 160 पुरुष है तो जो फीमेल है जो महिलाएं हैं वो कितनी हो जाएगी, बची 80। अब उसमें आगे कहा 15% पुरुष स्नातक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, शेष गैर स्नातक है। 3/4 महिलाएं स्नातक है, हमें क्या चाहिए गैर स्नातक। तो 3/4 महिलाएं स्नातक है, तो जो स्नातक है जो महिलाएं हैं तो 80 का कितना है 3/4, तो 3/4। तो 4 से इसको काट दूंगा तो 20 या 60, यानी 60 महिलाएं को स्नातक है। तो गैर स्नातक बची कितनी, 80 में से 60 गया तो 20 महिलाएं गैर स्नातक होगी, क्योंकि 60 क्या है स्नातक है तो 20 गैर स्नातक होंगी। हमें गैर स्नातक महिलाएं पता चल गई और सभी पुरुषों की कुल संख्या पता चल गई। कहा इनका अनुपात क्या है, तो हम क्या कहेंगे 160 अनुपात 20, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 160/20। तो 0 से 0 2 8 16, तो 8/1 यानी 8 अनुपात 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी पुरुषों की कुल संख्या और गैर स्नातक महिलाओं की संख्या कितना हो जाएगा 8 अनुपात 1। अब देखो इसमें एक स्टेप ये लिखा है 15% पुरुष स्नातक है, शेष गैर स्नातक, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी। हमें किसकी जरूरत पड़ी, पुरुषों की कुल संख्या की और गैर स्नातक महिलाओं की। तो हमें इसको निकालो, इससे हमें क्या करना जब ये पूछा ही नहीं है। और नहीं तो क्या करते हैं अपन इसको भी निकालते हैं, तो 1-2 मिनट इसका अपन को फालतू में खर्च हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से आगे चलेंगे अपन रीजनिंग का पार्ट। रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। 4 शब्द दिए गए हैं, यदि सभी शब्दों को एक शब्दकोश के अनुसार वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, वो एक आध बार हुआ है बाई चांस, नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। देखो शब्दकोश के अनुसार वर्णानुक्रम में तो तीसरे स्थान पर देखो ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले। तो पी तो सभी में है, आर भी सभी में है, आर के बाद ओ सभी में है, ओ के बाद एम है, एच है, एम है, एल है। तो पहले क्या आएगा, देखो पहले क्या आता है, एच आता है, तो पहले नंबर पे एच, फिर उसके बाद एल आएगा तो 2, फिर उसके बाद एम, तो एम तो इसमें भी है, आई तो आई इसमें भी है, एस और इसमें एन, तो पहले एन आएगा तो तीसरे नंबर पे, उसके बाद ये चौथे नंबर पे। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा, तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा। सीक्वेंस पूछता तो 2 4 3 2 4 1 और फिर 3, इस तरीके से इनका सीक्वेंस बन जाता। इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर हर वीडियो में मिलेंगे आपको, तो आप सभी वीडियो देख के जाएंगे, बहुत फायदा होगा। आसानी से आपको इनमें से 23 में से आपके 15 प्लस तो सही होने के चांस हो जाएंगे अगर आप पूरी वीडियो देख के जाते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सीरियस का स्टार से वही संबंध है जो सिग्नस का है ना। सीरियस क्या है, स्टार है, तारा है ना। तो सिग्नस का किससे संबंध है, तारा मंडल से है ना। इसका किससे संबंध है, तारा मंडल से। ठीक है, मिल्की वे बोलते हैं सिग्नस को। सीरियस जो स्टार है वो ज्यादा चमकने वाला तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा जीके से रिलेटेड है ना। सादृश्यता एनालॉजी जो टेस्ट होता है रीजनिंग में पढ़ाया जाता है, ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सादृश्यता और एनालॉजी में। इसका आपको जानकारी होगी तभी बता सकते हो, नहीं तो अपन नहीं बता सकते इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं? देखो स्वर देखने हैं जिनके तुरंत पहले प्रतीक हो, तुरंत बाद व्यंजन हो। तो पहले तो स्वर देखो, फिर उसके पहले ये देखो प्रतीक है क्या, फिर उसके बाद ये देखो व्यंजन है क्या। तो पहले स्वर ई है, उसके पहले प्रतीक है, नहीं है, अंक है, नहीं होगा ई। अब आगे चलो ए, उसके पहले प्रतीक है, नहीं है, अंक है, हटाओ। अब आगे चलो स्वर कहाँ है? यू है, उसके पहले प्रतीक है, हाँ डॉलर है, उसके बाद व्यंजन है डी, हाँ डॉलर है। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अब आगे चलो आई क्या है? स्वर है, उसके पहले प्रतीक है, नहीं है, डी है, तो ये नहीं होगा, आई नहीं होगा, यू होगा बस। ठीक है, उससे आगे चलो स्वर है ही नहीं, तो केवल एक आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इन 3 शब्दों के संबंध में सबसे उचित विवरण वाले विकल्प का चयन करें। कोलंबस, मैगेलन, वास्को डी गामा। ये कौन थे? वास्को डी गामा तो आप तो जानते ही हो, ये तो थोड़ा सा जीके पढ़ा होगा तो पता ही होगा, ठीक है ना। ये प्राचीन खगोलविद थे? नहीं, ये प्राचीन नाविक थे, उन्होंने कुछ एशियाई देशों की खोज की थी। ये जहाज के डिजाइन करने वाले पहले व्यक्ति थे? नहीं। ये कौन थे? प्राचीन नाविक थे। ये कौन थे? वास्को डी गामा कौन था? प्राचीन नाविक, ठीक है। सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा ही भारत आया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन। अच्छा, ये कक्षा विद्यालय छात्र, कक्षा विद्यालय छात्र क्या होता है? देखो छात्र किस में रहते हैं? कक्षा में, कक्षा विद्यालय में, यानी छात्र कक्षा में, कक्षा विद्यालय में। ऐसे छात्र कक्षा में, कक्षा विद्यालय में। तो देखो भाई बहन अलग है, पिच गेंद बल्ला नहीं। अंगुली हाथ में होती है, हाथ शरीर में लगा होता है। जैसे छात्र कक्षा में बैठते हैं, कक्षा विद्यालय का सबसे बड़ा विद्यालय, विद्यालय का हिस्सा कक्षा, कक्षा का हिस्सा छात्र। छात्र कक्षा में जाएंगे, कक्षा विद्यालय के अंतर्गत आएगा। तो अंगुली हाथ में आएगी, हाथ शरीर के अंतर्गत आएगा। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इनमें से अलग छांटना है। नीचे 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और उनमें से एक क्या है? भिन्न है। तो अपन को क्या करना है? भिन्न शब्द को छांटना है। टमाटर, लौकी, बैंगन, आलू। अब देखो भिन्न क्या होगा इसमें से? टमाटर कहां लगता है? पेड़ में ऊपर लगता है। लौकी ऊपर लगती है। बैंगन कहां लगता है? ऊपर लगता है। आलू क्या है? अंदर लगता है। कहां लगता है? अंदर, यानी मिट्टी के अंदर बनता है। तो और इसको क्या बोलते हैं? तना होता है। कभी कभी मूली, गाजर ये भी आ जाते हैं, उसके साथ आलू आ जाता है। तो मूली, गाजर ये क्या है? जड़ है और ये क्या है? तना है। इसके ऊपर भी इस क्वेश्चन को अलग कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? ये सभी बाहर लगने वाले फल है ऊपर, और ये अंदर मिट्टी में लगने वाला है, सब्जी है। तो इसलिए इसको आलू को यहाँ अलग कर दिया गया है। इसके बाद हम आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन दिखा देते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको इससे पता चलेगा। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। भारत सरकार ने 20/9/2004 को की अध्यक्षता में असंगठित क्षेत्र NSEUS में उद्यम के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? डॉक्टर अर्जुन सेन गुप्ता की में। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है? जीवन एवं निजी स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसको प्रतिबंधित नहीं किया जाता। जीवन का एवं निजी स्वतंत्रता का अधिकार, इसको प्रतिबंधित राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। जीवन जीने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। अगला, भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र नदी की घाटी में स्थित है। भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र किस नदी की घाटी में? दामोदर नदी की घाटी में स्थित है कोयला जो क्षेत्र है वो। अगला, आधुनिक ओलंपिक का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक का पिता कहा जाता है पियरे डी क्यूबिटिन को। ये क्वेश्चन आप देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। जीके से मैं कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो जितनी पढ़ी उतनी बेटर है। ज्यादा ध्यान देना है आपको मैथ, रीजनिंग और पैराग्राफ पे। बाकी कंप्यूटर पे तो आपको देना ही देना है पास होने के लिए, क्योंकि यहाँ 75 में से 38 नंबर लाने अपन को पास होना है ना। ये नहीं 75 में से 74 आए, कितने भी 38 आएंगे तब भी कोई बात नहीं है, 40 आए तब भी कोई बात नहीं है, 74 आए तब भी कोई बात नहीं है। जो एग्जाम में जो आपको पूछा जाता है, जैसे भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें ये पूछा जाता है CPCT यस और नो, ठीक है ना। इसमें नंबर लाने से ज्यादा और कम से कोई फायदा नहीं है, लेकिन कम से कम इतने तो आए कि पास हो जाए, ठीक है।
अगला, समुद्री एनिमोन को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मेट्रिडियम। अगला, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेना स्थित है? कैस्केड श्रेणी में। किसमें है? कैस्केड श्रेणी में स्थित है पर्वत सेंट हेलेना। इसके बाद आपको ये जो पैराग्राफ जो मैं आप दिखाने जा रहा हूं, ये है आपका जो टाइपिंग के लिए जो आपको मिलता है, टाइपिंग टेस्ट के लिए, टाइपिंग करने के लिए इंग्लिश में ये वाला पैराग्राफ मिलेगा और आपको ये 15 मिनट दी जाएंगी इसमें, है ना। तो आपका कम से कम 10 से 12 मिनट में टाइप हो जाएगा आसानी से, और गलतियां कम से कम करोगे तो बेटर रहेगा, स्पीड आपकी ज्यादा से ज्यादा आएगी। ठीक है, तो इस आप देख सकते हो कैसे वर्ड आते हैं, लंबे आते हैं, छोटे आते हैं, सब तरह के वर्ड आते हैं। देखो 4-4 5-5 के, ज्यादा लंबे वर्ड भी नहीं मिलते, कहीं कहीं थोड़ा मेडिटेशन, कहीं कहीं मिलते भी है ज्यादा लंबे छोटे, कैपिटल लेटर कितना आ रहा है, शॉर्ट कितने आ रहे हैं, लॉन्ग कितने आ रहे हैं, वो सब तरह के वर्ड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि टफ दे दे या सरल दे दे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका ये पार्ट पूरा हुआ। कैसा लगे आपको वीडियो, इसका फीडबैक जरूर दें। कोई समझ में नहीं आती चीजें तो उसको भी बताएं, ठीक है ना, तो हम आपको उसकी एनालिसिस आगे भी करा देंगे। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।